कि वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल, हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं। देश में डर पैदा करने के लिए मोसाद और इजराइल की बहुत ज़रूरत है। ये कुर्सी बचाओ विजिट है मोदी जी की 2 दिन की। मोदी जी के स्पीच को ऑपोजिशन पार्टी जो इजराइल की है उन्होंने पूरा बहिष्कार किया है। दोनों नेताओं की दोस्ती है और वो नेताओं की दोस्ती उनकी नेसेसिटीज़ और कॉम्प्लिसिट होने की वजह से आई है एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइम में। तो वो दोस्ती को उन देशों की दोस्ती नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी के कुछ राज कुछ चाइना के पास है, कुछ इजराइल के पास है और कुछ बहुत ज़्यादा अमेरिका के पास है। नेतन्याहू की तुलना हिटलर के ज़माने से की जा रही है और ठीक उसी समय, क्योंकि आप ये बार बार कहते भी हैं कि वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल। इतनी क्या मजबूरी है कि जब पूरे दुनिया अलग हो रही है तो महात्मा गांधी जिस देश से आए थे उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है और नेतन्याहू भी वही चाहता है कि दुनिया को दिखाए कि देखो मेरे साथ अब भी लोग जुड़े हुए हैं। और भारत जैसा एक देश अगर वहाँ पर जा रहा है तो ये कितना गलत संदेश एक तो दुनिया में जाता है। और क्या ऐसा करते हुए हम भी हमारे हाथ को उस खून से नहीं रंग रहे हैं जिस रंग से नेतन्याहू ने अपने हाथ को रंग दिया और वहाँ पर हज़ारों लोगों को बर्बरता तरीके से मारा गया है और अब भी मारा जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई है। मोदी चाहते हैं कि वो जब तक है इस दुनिया में तब तक कुर्सी पे बैठे रहें और क्योंकि उनको ये डर है कि उन्होंने जो किया है उसका जवाब इस देश की जनता 1.5 बिलियन लोग मांगेंगे, वो मांग नहीं पाए इसलिए वो खुद चुप रहते हैं और लोगों को चुप कराना चाहते हैं। देश को गुलाम बना चुके हैं मोदी और मोदी मित्र। मोदी जी का इजराइल का जाना है ये भारत के इतिहास में 2 काले पन्ने माने जाए कि बच्चे, बूढ़े, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जर्नलिस्ट सबको नेतन्याहू मार रहे हैं। जो आधुनिक शैतान का रूप माना जाता है नेतन्याहू को, ऐसे व्यक्ति के साथ भारत का प्रधानमंत्री कहने वाला व्यक्ति 2 दिन अगर दोस्त बन के जाता है तो ये भारत की सालों की तपस्या पे एक कालिक पोती है। मोदी सरकार ने, रम साहब रोज बोल रहे हैं कि ईवीएम या कंप्यूटर पे इलेक्शंस हैक होते हैं, तो प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री तो किसकी मदद से? तो वो वहाँ जाएंगे ही। जिन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए मदद की है उनको थैंक यू कहने के लिए जब वो बुलाएंगे तब नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? एक्चुअली हिंदू खतरे में भाजपा, आरएसएस और मोदी काल में आ गया है और इनको कुर्सी में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो जनता ने चुने हुए नहीं है। Israel is their fatherland and India their motherland. देखिए आरएसएस के लिए भी एक इतनी आयरनी की बात है कि आप 1925 में हिटलर की वाहवाही कर रहे थे और हिटलर तभी यहूदियों के ही खिलाफ था और अब आप नेतन्याहू की वाहवाही कर रहे हैं। यानी आपने भी एक पूरा सर्कल घूम गए हैं। आप किसके साथ हैं आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। जिसके नाम पर आपने अपने संगठन की शुरुआत की, जिसे आप अपने आदर्श मानते थे, अब आप यहूदियों को यानी नेतन्याहू को अपना आदर्श मानते हैं। यानी क्या आपकी कोई विचारधारा है या जो सत्ता में है उसके साथ आप? यह शासन जब तक नहीं जाता तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। इजराइल के साथ जाकर आपको कोई भी देश बड़ा, बलवान और पावरफुल नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। 2017 में वो पहली बार इजराइल के दौरे पर गए थे और अब ये दूसरी बार इजराइल के दौरे पर गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था 2017 में और उसी दौरे को वो 2026 में एक बार फिर से कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि ये दौरा उस समय हो रहा है जब दुनिया के कई देशों ने इजराइल पर पाबंदियां लगाई हैं, इजराइल का विरोध किया है। जिस तरह से लगातार इजराइल की ओर से पैलेस्टीन में या गाज़ा में हमने देखा है जिस तरह से हमला किया जा रहा है या वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की जा रही है, उस सब का विरोध हो रहा है। इजराइल पर अलग अलग पाबंदियां लग रही हैं। लेकिन ठीक उसी समय महात्मा गांधी के देश से आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और एक तरीके से दुनिया भर में संदेश देते हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हैं। इसका क्या अर्थ होता है? खास तौर पर तब
जब हम देखते हैं कि कई सारे अरब देश के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, कई जगहों पर हमने पैलेस्टीन के लिए स्टैंड लिया हुआ है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर किसी ने पैलेस्टीन के सपोर्ट में बोला है। और अब देश के प्रधानमंत्री खुद नेतन्याहू के पास जाते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ नजर आ रही है। आज ये बहुत अहम चर्चा है और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजू परुलेकर सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा किया है। दूसरी बार ये दौरा है और वो भी तब जब दुनिया में कई जगहों पर, साउथ अफ्रीका के देश हो, साउथ अफ्रीका खुद हो जो इंटरनेशनल कोर्ट में गई हुई है, और कई सारे कंट्रीज़ जो खुद इजराइल के एलाई थे, उन्होंने इजराइल पर पाबंदियां लगाए हैं, कई स्टेटमेंट्स निकाले हैं। और वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे जा रहे हैं दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, और दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। किस तरह से इसे आप देखते हैं और क्यों आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, मैंने कई बार आपकी प्रोग्राम में भी बोला है और अन्य प्रोग्राम्स में भी मैंने बोला है कि वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल। हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं और ये मोदी रेजिम की ज़रूरत है कि बाहर से इस रेजिम का बचाव हो, और वो इजराइल और मोसाद मिलके कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पेगासस जब कई फ़ोन्स में लगा था, या फिर कई भीमा कोरेगांव जैसी इसमें मारवेल डाला गया था कंप्यूटर में, और लोगों को, जो बुद्धिजीवियों को पकड़ा गया और कई सालों तक उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे अपने जीवन काटे जीवन के। तो ये चीज़ें, फिर इस्लामोफोबिया पूरे देश में फैला हुआ बिना वजह, कुछ भी मुसलमानों से कुछ भी नहीं हुआ है। मुसलमान उतना ही देश प्रेमी जितना हम हैं, और मुसलमान देश में उतना ही हकदार है जितना हम हैं। लेकिन ये इस्लामोफोबिया और फिर बुलडोज़र न्याय, ये सारा देखिए एसओपी जो है वो इजराइल ने गाज़ा में जो अपनाया हुआ है वही हमने अपनाया इस देश में। पहले कश्मीर में अपनाया, फिर पूरे देश में अपनाया। और ये सर्विलेंस के जो हमारी INB का बजट है वो करीब करीब 30 करोड़ था, उससे अब 232 करोड़ तक हम लोग, वित्त मंत्री अभी बजट में ले गई है। वहाँ वो बजट जो बड़ा है वो बजट से हम इजराइल से सर्विलेंस के उपकरण खरीदेंगे। इजराइल हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अभी इस नेतन्याहू के नेतृत्व में जो इजराइल है, क्योंकि दोस्त जो देश होता है, देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मोदी नहीं, देश का मतलब नेतन्याहू नहीं, देश का मतलब देश के लोग। तो जो देश अपने दोस्त देश के लोगों पर सर्विलेंस के लिए उस तानाशाही हुकूमत की मदद करे, वो दोस्त नहीं कहलाएगा। ये इतिहास में याद रखा जाएगा इजराइल का काम भारत के। अब भारत की इजराइल को क्या ज़रूरत है, यानी नेतन्याहू को स्पेशली, क्योंकि नेतन्याहू और मोदी शासन में सिमिलरिटीज़ बहुत है। नेतन्याहू के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, और उनकी जो सुनवाई है वो टालने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ पड़ोसी देशों के साथ युद्ध या जंग या कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। नेशनलिज्म का एक लॉलीपॉप देकर अपनी जनता को वो हमेशा चलाते रहते हैं। अमेरिका को एक तरफ खींचे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने देश की जनता को। दूसरा, उनके केस के जज जो थे वो उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बहुत टेक्स्ट बुक जैसा है। देखिए, यहाँ भी एक हमारे मोदी मित्र हैं, मोदी जी के करीबी हैं, उनके जज जो थे उनकी भी एक्सीडेंटल मौत हो गई। तो ये सारा जो खेल है, तो आप समझिए कि वो भी इस्लामोफोबिक हैं, ये भी इस्लामोफोबिक हैं। नहीं, वो इस्लामोफोबिया हमने इंपोर्ट किया है। वो टाइप जो है वो लिंचिंग है, जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है मुसलमानों को। आपने देखा होगा कि इजराइल के IDF के लोग गाज़ा में मुसलमानों को जिस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, सेम पैटर्न हमने अपनाया है। ये हमारा देश का नहीं है, ये स्लेवरी का लक्षण है। मोदी जी ऐसा कहते हैं कि कॉलोनाइज हम थे, कॉलोनी थी ब्रिटिशों की, तो उसके लक्षण मिटाएंगे। और लुटियंस, आर्किटेक्ट लुटियंस की मूर्ति को उन्होंने हटवा दिया। लेकिन लुटियंस वाइसराय नहीं थे, वो तो एक आर्किटेक्चर थे, कलाकार थे। तो और वो बेहतरीन बनाया उन्होंने कुछ। वो मोदी जी जब ऐसा बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए वो खुद वो कर रहे हैं। जब भी वो संविधान का प्रणाम करते हैं तो संविधान नष्ट कर रहे हैं। तो वो कॉलोनाइज कर रहा है कोई हमें,
तो उसको उससे स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए वो पहले वाले तब कौन सा संघ लड़ा था कॉलोनी के खिलाफ। तो अब तो ब्रिटिश है ही नहीं, तो वो मूर्तियां हटाना कौन सी बड़ी बात है और नाम बदलना। तो ये बस आपको झांसा देने के लिए जनता को कि वो जो हम इजराइल के गुलाम हो रहे हैं उसको आप नहीं देखो। ट्रंप जो रोज़ आपको जो बोल रहे हैं रोज़ नए टैरिफ, अब सोलर एनर्जी पे 126% कहाँ तक खींचोगे आप। तो ये सारा छुपाने के लिए सारा चल रहा है और फिर देश में डर पैदा करने के लिए मोसाद और इजराइल की बहुत ज़रूरत है। ये कुर्सी बचाओ विजिट है मोदी जी की 2 दिन की। और रही बात नेतन्याहू की, नेतन्याहू अपनी देखिए उधर भी ऑपोजिशन पार्टी ने बहिष्कार किया हुआ है मोदी के स्पीच के। मोदी जी के स्पीच को ऑपोजिशन पार्टी जो इजराइल की है उन्होंने पूरा बहिष्कार किया है। एक भी सदस्य उनका उपस्थित वहाँ नहीं रहेगा। इसी से पता चलता है कि दोनों की टेक्स्ट बुक सेम है। दोनों नेताओं की दोस्ती है और वो नेताओं की दोस्ती उनकी नेसेसिटीज़ और कॉम्प्लिसिट होने की वजह से आई है एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइम में। तो वो दोस्ती को उन देशों की दोस्ती नहीं कहा जा सकता। देशों की दोस्ती यानी इजराइल और हमारे बुरे संबंध तो नहीं थे, अच्छे नहीं थे तो बुरे नहीं थे, लेकिन फ़लस्तीन हमारा भाई है क्योंकि फ़लस्तीन को मान्यता देने वाला हम पहला देश है, पहले नॉन अरब देश। हाँ और गांधी जी का ये कहना था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटानियों का है, जर्मन जर्मनों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, वैसे फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। और इजराइल के राष्ट्र बनने के लिए उन्होंने वो खिलाफ रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद यहूदी थे लेकिन वो भी खिलाफ रहे। जिनको दिमाग है वो समझ सकते हैं। अब जर्मनी की अलग प्रॉब्लम है, वो उनका गिल्ट है, उनका एंटीसेमिटिज्म का गिल्ट है, लेकिन वो एंटीसेमिज्म की गिल्ट को का बोझ जो है वो फ़लस्तीन क्यों ढोए, मुसलमान क्यों ढोए यार। वो तो जर्मनी को देना चाहिए अपना एक हिस्सा इजराइल के लिए, है ना। तो बात यह है कि ये यूरोप ने हमेशा किया है कॉलोनाइज करने के लिए। अब विदेश मंत्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो खुलकर फिर से कॉलोनाइज करने के लिए वो कर रहे हैं, चेता रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि चबार पोर्ट जो था ईरान का, वो हम खो चुके हैं। ईरान के साथ 3000 साल की हमारी दोस्ती, उससे हम तिलांजलि दे चुके हैं। मोदी अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या कर रहे हैं देश के लिए। हमारे एक्चुअल मित्र जो हैं ईरान, बहुत करीबी दोस्त, यानी अच्छे बुरे मौसम में उन्होंने हमारा साथ दिया, उनको छोड़ दिया। फिर अच्छे बुरे मौसम में हमारे हथियारों के साथ हमारे साथ खड़ा रहा रशिया, रूस, उसको छोड़ दिया और चले हैं इजराइल। ऐसा है कि इजराइल बस अपनी यूटिलिटी का दोस्त है। अब यह है कि 1.5 बिलियन लोग हैं, ऐसा नेतन्याहू अपने लोगों को कहते हैं। अब उनमें से 1 बिलियन लोगों से मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। कैसे बात कर सकते हैं? पेगासस थ्रू। तो नेतन्याहू को कोई भारत में भक्त छोड़ के बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग जो हिटलर से शुरू किए जिन्होंने और आखिर यहूदियों तक आए, जो बलवान है उसके पैर छूना उनका आदत है, तो उनको छोड़कर इस देश में ऐसी इरेशनल दोस्ती और दुश्मनी कोई करता नहीं है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्त है, उनको छोड़ के मोदी जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं और वो जो साइन कर रहे हैं पैक्ट एग्रीमेंट 140 करोड़ लोगों के ऑन बिहाफ, वो 140 करोड़ उनके साथ नहीं है। इसीलिए तो आप उनके पीछे सर्विलेंस लगाना पड़ता है। और भारत का इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेटिक कंट्री में नाम शुमार हो चुका है। तो बात समझिए कि इजराइल की मदद मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस करीब करीब सारी दुनिया उनके पक्ष में नहीं है, उनकी शासन के पक्ष में उनकी जनता नहीं है। और वहाँ नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने एक इंटरनेशनल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक वारंट जारी किया है। कई देशों ने वो वारंट को वो किया है, वो जा भी नहीं सकते। न्यूयॉर्क में भी उनको अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर उनको तय कर चुके हैं। ने कहा है कि अगर वो आएंगे तो उन्हें हम अरेस्ट कर लेंगे। वो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं गए हैं, फिर स्पेन, इटली, कई देशों ने, साउथ अफ्रीका। और देखिए कल हंगेरी के प्रधानमंत्री को हंगेरी के विदेश मंत्री को पूछा गया कि क्या आप रूस से तेल खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम संप्रभुता और सार्वभौम राष्ट्र हैं, किससे तेल खरीदना है किससे नहीं खरीदना है ये हमारा प्रॉब्लम है, अमेरिका का नहीं। ये भारत आज तक 2013 तक कहता था, लेकिन अब हमें नहीं पता, मुझे पर्सनली नहीं पता कि मोदी जी के कुछ राज
कुछ चाइना के पास है, कुछ इजराइल के पास है और कुछ बहुत ज़्यादा अमेरिका के पास है। इसलिए ट्रम्प, नेतन्याहू और चाइना के विदेश मंत्री या चाइना का जो स्ट्रक्चर है, कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ कम्युनिस्टों को गाली देते हैं लेकिन कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है, वो उनको जो चाहे वो करा के लेता है। वहाँ चाइना ने ज़मीन हथिया ली, वहाँ अमेरिका ने जो टैरिफ मांगते हैं, जैसे ट्रेड मांगता है वैसा ट्रेड डील करा लिया, जिसका बोझ ढोना भारत के लिए इम्पॉसिबल है, किसानों को और लोगों को। और अब इजराइल देखो, इजराइल इसलिए क्योंकि सामरिक रूप से इजराइल के साथ में कोई भी नहीं है, हाँ। और अरब कंट्रीज ने पहली बार कहा कि हमारे बेसिस हम यूज़ करने नहीं देंगे। अब आगे जाकर इजराइल ये मांगेगा कि इंडिया को बेसिस यूज़ करे, तो मोदी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है वो देखना बहुत मनोरंजक होगा। लेकिन हमने अपना फिलिस्तीन पे जो एक मॉरल वो था, स्टैंड था, उसको खोया। हमने ईरान जैसा एक बहुत ऑयल रिच और संवेदनशील पार्टनर था, चबार पोर्ट था, वो खोया। रूस जैसा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और हमारे डिफेंस और अन्य क्षेत्र में जिसने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर 70 साल में हमारा साथ दिया, उसे खोया। और बाकी सारे अरब कंट्रीज़, और देख रही है ना, और सारे दुनिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ सारी की सारी, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तो ट्विटर में एक्स पे लिखा था कि मोदी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो ये हमारी दुनिया में अब इज्जत बची है। मुझे लगता है कि मोदी जी को ऐसी स्थिति में नैतिक रूप से अगर नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है तो पहले वो इस्तीफ़ा देकर जाना चाहिए था उनको। दोस्त अपनी जगह होता है, देश का प्रधानमंत्री अपनी जगह। तो पर्सनल दोस्ती या दुश्मनी है, पर्सनल कुर्सी की जो लोभ है, कुर्सी का लोभ और कुर्सी की ज़रूरत, वो और इंटरनेशनल रिलेशंस एक देश के, इतने बड़े देश के 1.5 बिलियन लोगों के बहुत अलग होते हैं। और वो मोदी जी का हर कदम हमारी जो विदेश नीति में हमारा जिस राष्ट्र का हित है उसके विपरीत जा रहा है। वो सिर्फ उनके अपने राज छिपाने के लिए। एप्स्टीन फाइल में आपने देखा, एप्स्टीन खुद एक यहूदी था और उन्होंने एक मेल में लिखा है कि मैं खुद जू हूँ, यहूदी हूँ, और मेरे 650 जो रिलेटिव्स हैं वो सारे जूस हैं। और वो IDF का टी शर्ट पहने हुए उनके फोटोग्राफ्स हैं। और ये क्लियर हो चुका है कि वो मोसाद के लिए काम करते थे, इजरायली खुफिया एजेंसी। और रॉथस्चाइल्ड के वो सलाहकार थे, ये तो कांग्रेस के सामने भी उनके दोस्त ने बोल दिया। तो रॉथस्चाइल्ड वो चीज़ है जो यहूदियों का एक ग्रेटर इसराइल और यहूदियों का दुनिया भर में राज करने के सपना देखने वाले एक फैमिली है जो अनटचेबल मानी जाती है। और रॉथस्चाइल्ड्स में से 2 ही रॉथस्चाइल्ड को पूरे सारी पीढ़ियों में 1776 से लेकर आज तक रॉथस्चाइल्ड के सिर्फ 2 लोगों को, सदस्यों को अरेस्ट हुई है, वो नाजियों के टाइम में। और दोनों टाइम में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर ड्यूश मार्क में, डॉलर्स नहीं ड्यूश मार्क में पैसा देकर वो छूटे। तो ये सारा इतिहास है और उनके लिए काम करते। तो हमारे NSC पे उनको, रॉथस्चाइल्ड को मोदी जी ने रख लिया। तो ये एक स्लेवरी है और हम न्यू कॉलोनी बन चुके हैं, एक नई कॉलोनी बन चुके हैं। इजराइल के IDF के जवान जो गाज़ा में बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके यहाँ पर आते हैं, उन्हें रिक्रिएशन के लिए उत्तराखंड से लेके गोवा तक सभी जगह किनारों पे वगैरह उनको मोदी जी की शासन व्यवस्था में पनाह दी जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बहुत गलत हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि भारत की जनता इससे सहमत नहीं है। भारत की जनता प्यार, सहकार और हर देश के अपनी संप्रभुता और फिलिस्तीनी नागरिकों का और गाज़ा के लोगों की अपने हक और ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और रूस के साथ अपनी दोस्ती, अमेरिका के साथ भी दोस्ती, लेकिन अपने टर्म्स पे ये मांगती है। और ये देने में मोदी शासन नाकाम रहा है क्योंकि हरदीप पुरी से लेके डॉक्टर हर्षवर्धन से लेके खुद मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में अब नाम आ चुका है। और भी बहुत सारे राज है जो बाहर आने के डर से ये सब सर्विलेंस के लिए हम मोसाद के पास जा रहे हैं, हम पूरे देश को गिरवी रख रहे हैं। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आज ये 2 दिन जो है वो भारत एक राष्ट्र के रूप से भारत के लिए एक बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएगा।
2017 में जब वो पहली बार गए थे, कई जगहों पर घूमे थे और एक तरीके से बताया गया था कि नेतन्याहू और मोदी बेस्ट फ्रेंड हैं। अब जब हम 2026 में सर बात कर रहे हैं, दुनिया ने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, दुनिया ने देखा कि किस तरह से बर्बरता फैलाई गई, दुनिया ने अपने आप को इससे किनारा किया। ये इसकी तुलना, नेतन्याहू की तुलना हिटलर के ज़माने से की जा रही है। और ठीक उसी समय, क्योंकि आप ये बार बार कहते भी हैं कि वी आर एनस्लेव्ड बाय इज़राइल, इतनी क्या मजबूरी है कि जब पूरे दुनिया अलग हो रही है तो महात्मा गांधी जिस देश से आए थे उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है और नेतन्याहू भी वही चाहता है कि दुनिया को दिखाए कि देखो मेरे साथ अब भी लोग जुड़े हुए हैं। और भारत जैसा एक देश अगर वहाँ पर जा रहा है तो ये कितना गलत संदेश एक तो दुनिया में जाता है। और क्या ऐसा करते हुए हम भी हमारे हाथ को उस खून से नहीं रंग रहे हैं जिस रंग से नेतन्याहू ने अपने हाथ को रंग दिया और वहाँ पर हज़ारों लोगों को बर्बरता तरीके से मारा गया है और अब भी मारा जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई है। हम अब भी लगातार वहीं पर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मॉरल स्टैंड का और आरएसएस का और मोदी जी का, मोदी रेजिम का और बीजेपी का कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं, तो हम लोग हाथ रंगना वगैरह पे छोड़ देते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से भी हम क्या पाए हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि मोदी जी के जाने से करीब 20 दिन पहले हिंदुस्तानी मज़दूरों को नस्लवाद के आधार पर यहूदियों ने वहाँ पर मारा था। क्या मोदी जी वो मुद्दा उठाएंगे? क्या वो भारतीय नहीं थे? तो नस्लवाद के शिकार भारतीय लोग भी इज़राइल में हो रहे हैं। आपको हर जगह जाने के लिए अनुमति नहीं है वहाँ। वो जर्नलिस्ट है ना, आदित्य राज कौल, उसने क्या वो जेरूसलेम या कोई और तेल अवीव या जेरूसलेम का फोटो डाला है बड़े शान से। कई जगह ऐसी है जहाँ पर वो अंदर जाके दिखाएं, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये सिर्फ कॉलोनी में जब गुलाम जाते हैं तो होता है। जैसे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड ऐसा लिखा हुआ करता था ना, वैसे ही है। तो ये नस्लवाद जो है उसके खिलाफ मोदी जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। तो ये व्यवहारिक रूप से भी हमें फ़ायदेमंद नहीं है। बस उनको हमारी जो जनसंख्या है उसकी मजदूर चाहिए एक, उसके बदले में मोदी जी को सर्विलेंस की उपकरण देके, नए नए तरीके देके मोदी जी और मोदी मित्र जो हैं, क्रोनीज जो हैं, उनको नए नए ऐसी चीज़ें देंगे जिससे वो अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट कर सके। जो एप्स्टीन के टाइम में था, एप्स्टीन आइलैंड पे जो बड़े लोग आते थे उनको एक अपनी सुरक्षा मिलती थी, रॉथस्चाइल्ड, फिर इज़राइल और वो सब, वही एपिसोड आगे बढ़ रहा है। बस एप्स्टीन बाजू हो गया, क्योंकि एप्स्टीन एक सलाहकार था। रॉथस्चाइल्ड तो है, इज़राइल है, मोसाद है और नेतन्याहू हैं, तो वो सब चल रहा है। मोदी जी अभी भी और मोदी रेजिम पूरी तरह से इज़राइल और मोसाद की पनाह में पनप रहे हैं और उनकी सत्ता अभी भी है 2019 और 2019 के बाद। उसकी सिर्फ वो एक वजह है क्योंकि ये मोसाद हर जगह पर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। जैसे कि हम EVM की ASR सारी बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें वही हैं और इसकी वजह और इसके बीच में जो भी आता है उसको हटा दिया जाता है। तो इसी वजह से आप समझिए मोदी वहाँ गए हैं। मोदी चाहते हैं कि वो जब तक हैं इस दुनिया में तब तक कुर्सी पे बैठे रहें, और क्योंकि उनको ये डर है कि उन्होंने जो किया है उसका जवाब इस देश की जनता 1.5 बिलियन लोग मांगेंगे। वो मांग नहीं पाएँ, इसलिए वो खुद चुप रहते हैं और लोगों को चुप कराना चाहते हैं। तो उसमें उनकी नेतन्याहू मदद कर रहे हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि नेतन्याहू और मोदी जी मित्र हैं, तो मित्र काहे के? वो वडानगर में नेतन्याहू थे या मोदी जी तेल अवीव में बड़े हुए हैं? ऐसा मित्र कुछ नहीं होता। इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, याद रखिएगा। तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में भी कुछ बातें आपको करनी होती है और कुछ नहीं करनी होती है। ये सबसे अहम उसमें सवाल ये होता है कि देश का मुखिया को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करते वक्त अपने देश के हित के लिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। तो ये देश के हित के लिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दूसरे विश्व युद्ध के पहले जो नासी पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हिटलर की, उनका और कम्युनिस्ट रशिया यानी USSR स्टालिन की, उनमें एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था। वो दुनिया के लिए अचंभित करने वाला था। इसकी वजह थी कि ये जो बारबैरिक नाजी पार्टी थी वो ये कहती थी अपने प्रोपागेंडा में कि बारबैरिज्म अगर कुछ है तो कम्युनिज्म है, तो उन्हें पहले हम ढेर करेंगे।
वो पूरी तरह से नस्लवाद से ग्रसित प्रोपागंडा फैलाते थे यूएसएसआर के खिलाफ। लेकिन जब उन्हीं के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ, और नाजियों ने किया वो अलग बात है, लेकिन स्टालिन ने किया तो दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने शॉक वेव हो गई। लेकिन वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सिर्फ अपने देश और अपनी प्रदेश के लिए था, कि ताकि स्टालिन के पास अपने आर्मी की तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए था। वो वक्त उसने ले लिया, लेकिन फिर भी उसको कम वक्त मिला, और वह पैक्ट होने के बाद दो ढाई साल में ही हिटलर ने आक्रमण कर दिया, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्टालिन। लेकिन ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सिर्फ अपने देश के लिए स्टालिन का था, ये इससे पता चलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और ठोस उदाहरण देता हूँ। जब स्टालिनग्राड में जर्मन आर्मी पहली बार हारी, 6th आर्मी, तो उसके नेतृत्व कर रहे थे जनरल पाउलस। उनको फील्ड मार्शल बनाया था आखिरी युद्ध के आखिरी, यानी स्टालिनग्राड का जो एनसर्कलमेंट हुई थी उसमें वो शरण आने की बार बार अनुमति मांग रहे थे, शरण पीछे हटने की। तो हिटलर ने अनुमति नहीं दिया, उसको फील्ड मार्शल बना दिया पाउलस को में। तो जनरल पाउलस फील्ड मार्शल हाईएस्ट रैंक इन एनी आर्मी, तो जर्मन आर्मी में भी। तो हिटलर ने वो रात को फील्ड मार्शल दिया। जिस दिन फील्ड मार्शल हुए पाउलस, उसके एक या 2 दिन में ही वो शरण आ गए, और स्टालिन के लाल सेना, रेड आर्मी के सामने उन्होंने अपने हथियार रख दिए, सरेंडर कर दिया। इससे हिटलर बहुत गुस्सा हो गया, और उसको वो ज़िंदगी भर वो बात नहीं भूला। लेकिन पॉलस को ले गई रेड आर्मी, और जंग चलता रहा। ये 1942 की बात है, 1945 तक जंग चलता रहा। लेकिन जंग में एक मौका ऐसा आया कि स्टालिन का बड़ा बेटा जो था वो लड़ रहा था यूएसएसआर की तरफ से, और जर्मन सेना ने उसे पकड़ लिया। तो जर्मन सेना ने जब पकड़ लिया तो हिटलर को बड़ी खुशी हुई। हिटलर ने ये अपने सेना को बोला कि ये मैसेज भेज कर दो यूएसएसआर को कि हम स्टालिन के बेटे को वापस कर देंगे, हमें हमारा फील्ड मार्शल पाउलस वापस कर दे, इसके बदले में हम बार्टर कर लेते हैं। तब ये स्टालिन के पास जैसे ही ये प्रस्ताव गया, देखिए आप भारत की तुलना में आप देखिए, भारत में हरदीप पुरी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, गोयल हो, खुद मोदी रेजिम के मोदी हो, शाह हो, ऐसी स्थिति आदि तो क्या करते आप समझिए। स्टालिन ने जवाब दिया कि देखिए मैं मूर्ख नहीं हूँ कि एक लेफ्टिनेंट के लिए एक फील्ड मार्शल का बार्टर करूँ। उसने अपने बेटे को, बेटा मर गया बाद में, पर्सनल ले लिया। पर्सनल नहीं होता, अपने देश का हित सर्वोपरि होता है। और चूंकि मैं आपने कहा कि पहला नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था, वो देश के लिए किया था, वो इससे पता चलता है कि वो सिर्फ देश के सोचते हैं। आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं, राजनीति में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कई बार करनी पड़ती है, लेकिन ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देश के लिए नहीं है। देश को गुलाम बना चुके हैं मोदी और मोदी मित्र, और अब हम भारतवासियों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग अपने 70 साल के पुराने दोस्त, रूस है, ईरान है, अन्य देश, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स है पूरा, इनको कभी भी बाईपास करके जो कल के हमारे जो दोस्त नहीं हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल माने जाते हैं, उनके नेताओं को गले लगाने के लिए उनके ऑपोजिशन ने विरोध किया है, तब भी जा सकते हैं। तो क्या ही वो अपनी जनता के साथ न्याय करेंगे, क्या ही जनता का शासन करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि इस देश की जनता को लिए चेतावनी का क्षण है, और मुझे लगता है ये 2 दिन का जो मोदी जी का इज़राइल का जाना है, ये भारत के इतिहास में 2 काले पन्ने माने जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा और आपने कहा भी कि कैसे सर्विलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये मान लिया जाए कि अब तक जो हम पेगासस और बाकी बातें कर रहे थे, और धीरे धीरे जब वो कर रहे थे तब वो 400 पार की उम्मीद लगाए बैठे थे, जब 240 पर अटक गए, वो कैसा है उस पर हमने बात की है। लेकिन अब फिर से क्या सर्विलेंस और बढ़ेगा, वापस आने के लिए इसकी तैयारी की जाएगी? क्योंकि ठीक है कि मीडिया में आप बताएंगे कि हम कितने ताकतवर हो गए, कितने बेस्ट फ्रेंड हैं। सच्चाई ये है कि इजराइल को केवल भारत देश का नाम चाहिए था, एक फ्रंट दिखाने के लिए कि हमारे साथ में है। भारत को इजराइल की ज़रूरत थी। हमारे लोग, यहाँ के बिजनेसमैन को उन्होंने डिफेंस डील दिए हैं, पोर्ट के डील्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो इस सरकार के करीब हैं। तो क्या ये 2 दिन के लिए हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट है वो और भी कम होगी? क्या और ज़्यादा सर्वेलेंस स्टेट में हम बनेंगे और ये बढ़ेगी?
और इन्हें पता चल पाएगा, और भी लोग जो इन पर आवाज उठाएंगे वहां पर रेड होगा। क्या इसलिए भी ये 2 दिन का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे डेमोक्रेसी का गला घोटने के लिए? ये तो होना ही है। पहली बात तो ये डिफेंस की जो आयरन डोम है, जिसका बहुत नाम किया गया था, और नेतन्याहू तो बोलते थे आयरन डोम अकाट्य है, अभेद्य है, लेकिन ईरान ने 12 दिन की वॉर में, जबकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से धज्जियां उड़ा दी। वो आयरन डोम हम खरीदने जा रहे हैं, समझे। और बेसिकली हम लोग, यानी मोदी रिजीम, जो आईबी का बजट बढ़ाया है उन्होंने 200-250 करोड़ किया है, वो बस वो सर्विलेंस के उपकरण लाने जा रहे हैं। अलग अलग ऐप्स आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके थ्रू आपके मोबाइल में ये डालो, वो कार्ड इससे जोड़ो, ये करके आपकी ज़मीन, भूमि, जल, जंगल सब मोदी जी के साथ जो 2-3 क्रोनीज है उनको बांटा जाएगा। पूरा देश बेहाल होगा, गरीब होगा और कॉलोनाइज होगा, और हो चुका है। यानी होगा क्या, कॉलोनाइज हो चुका है, गरीब होगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, एक आईटी रेवोल्यूशन के माध्यम से हमने जो बढ़ोतरी पाई थी, हम चाइना के बराबरी में अब 13 साल में कहीं नहीं रहे। हमारा और चाइना ने जो इजराइल को विरोध इतना ज़बरदस्त किया है, उन्होंने कहा कि इजराइल को टुकड़ों में बांट देना चाहिए, क्योंकि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है उनकी वजह से। ऐसे हालत में हम चाइना के सामने क्या ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमारे गोमूत्र गोबर टेक्नोलॉजी 12 साल जो चल रही है, उससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। चाइना की जो वेपन्स और सैटेलाइट सिस्टम है, उसके थ्रू जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में 11, अब मोदी जी ने भी बोल दिया कि राफेल का क्या कर दिया हालत, वो सब आप जानते हो। अब हमारे लिए पाकिस्तान भी भारी हो गया है, तो चाइना तो क्या ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कोई भी मित्र हमें मानेगा नहीं, क्योंकि हम एक तो मित्रता के लिए क्या चाहिए, आपको बलवान होना चाहिए, हम रहे नहीं। दूसरा, आप ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो भी आप रहे नहीं, तो आपको काहे के लिए मित्र मानेंगे। और इजराइल का मित्र मानने से आपको क्या फ़ायदा है? सिर्फ नेतन्याहू का फ़ायदा मोदी को होगा। मोदी के जाने से नेतन्याहू अपने लोगों को झूठ बताएंगे कि 1.5 बिलियन लोग, 1.5 बिलियन में से 1.2 बिलियन लोग जाके बोल नहीं सकते कि हम नहीं हैं इनके साथ, हालांकि वो खिलाफ है उनके। लेकिन देखिए, इजराइल दुश्मन नहीं है, भारत में कोई भी एंटीसेमिटिक नहीं है, ये बात समझिए। वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। भारत में कोई भी यहूदी विरोध नहीं है, यहूदी विरोधी नहीं है। यहाँ पर बेने इसराइली, महाराष्ट्र में बेने इसराइली मंडल है, यानी मराठी जूस यहूदी कितने हैं आपको मालूम है? हमारे मराठी के सबसे महानतम लेखकों में से एक मैं मानता हूँ, जो भाऊ उपाध्याय थे। उनकी बीवी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की एक नेता थी, और वो शोषणा जी, वो जू थी, यहूदी थी। तो हम दुश्मन नहीं है इजराइल के, या हमारे देश में एंटीसेमिटिज्म का कोई वो भी लेश मात्र नहीं है। लेकिन हम बिना वजह ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग के साथ नहीं जाने वाले। और फिलिस्तीन के साथ जो राइटफुली ये एक कॉज है, राइट कॉज है, वहाँ के बच्चे, बूढ़े, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जर्नलिस्ट, सबको नेतन्याहू मार रहे हैं, जो आधुनिक शैतान का रूप माना जाता है नेतन्याहू को। ऐसे व्यक्ति के साथ भारत का प्रधानमंत्री कहने वाला व्यक्ति 2 दिन अगर दोस्त बन के जाता है, तो ये भारत की सालों की तपस्या पे एक कालिक पोती है मोदी सरकार ने। और इसके ऊपर अगर कोई बोला नहीं गया, बोल रहे हैं लोग, लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा भारत की जनता के साथ, क्योंकि भारत की जनता ऐसे कामों को कभी बढ़ावा नहीं देती। भारत, ईरान और रूस भारत का दोस्त था, भारत का दोस्त है और भारत का दोस्त रहेगा। ये मोदी शासन है और उनके 10-15 दोस्त हैं, 2 मेन दोस्त है, 4 दोस्त है मेन, बाकी 10-15 इधर उधर के हैं। उनके लिए इजराइल आवश्यक है, नेतन्याहू आवश्यक है, क्योंकि कॉलोनाइज हमको करना है, हमको गुलाम बना दिया है। मुझे आशा है कि भारत की जनता इस बात को समझेगी और इस गुलामगिरी से बहुत जल्द, जैसे ब्रिटिशों की गुलामगिरी से बाहर आई, वैसे नेतन्याहू की गुलामगिरी से भी बाहर आए। लेकिन ये बात शायद आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, भारत की जनता भी समझ रही होगी कि हम नेतन्याहू का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वो गलत है कि जो उसने किया हुआ है। नहीं, मानवीय रूप से, मानवता तो है ही,
और सैद्धांतिक रूप से भी आप एक ऐसे आदमी के पास जा रहे हो, देश के पहले प्रधानमंत्री हो, जो आप जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि एक देश का जो मेन लीडर है वो जा रहा है, गले पे गले मिलता है, हर जगह पे हाथ में हाथ लेके घूमता है। तो इतने सालों के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक के हमारे प्रधानमंत्रियों ने दुनिया भर में एक नाम कमाया, दुनिया भर में एक रिश्ता बनाकर रखा। भारत एक वो तो ताकत खत्म था। हो चुका। हाँ, वो खत्म हो भारत एक चुका है। ताकत का नाम था। हाँ। और अब इजराइल की ताकत पे हमारे गवर्नर जनरल बने हैं। और आपने कहा एक प्रधानमंत्री, यार प्रधानमंत्री ट्रम्प साहब रोज बोल रहे हैं कि ईवीएम या कंप्यूटर पे इलेक्शंस हैक होते हैं। तो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री तो किसकी मदद से? तो वो वहाँ जाएंगे ही। जिन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए मदद की है उनको थैंक यू कहने के लिए जब वो बुलाएंगे तब नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन भविष्य में इसका असर पड़ेगा। भविष्य में असर बुरा पड़ेगा वो भारत के लोगों पर। क्योंकि भारत के लोगों के कोई दोस्त नहीं। हमने बड़ी संसाधन नहीं थे हमारे पास जब आज़ाद हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तब हमने दोस्त खड़े किए हमारे। रूस था, ईरान था, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, फिर गल्फ़ में हमारे इराक जैसे मित्र थे, लीबिया हमारा दोस्त, ये सारे मित्र हैं। और यूरोप में हमारे मित्र नहीं थे लेकिन हमें रिस्पेक्ट करते थे, हमारी वैल्यू सिस्टम को रिस्पेक्ट करते थे, वो एक था। ये सारी चीज़ें, और कनाडा, वो तो अब हमारा दुश्मन ही बन गया है। कनाडा तो रोज़ एक नई चीज़ें निकाल रहा है। और कैनेडियन तो यहाँ पर मोदी रेजिम और मोदी भक्त वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उससे हिंदुस्तानी आदमी और हिंदुस्तानी आदमी की जो पहचान है सारी दुनिया में खतरे में आ चुकी है। एक्चुअली हिंदू खतरे में भाजपा, आरएसएस और मोदी काल में आ गया है। और इनको कुर्सी में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो जनता ने चुने हुए नहीं है। लेकिन वो कुर्सी में रहना चाहते हैं, इसलिए ये नेतन्याहू की 2 दिन की मुलाकात है, यात्रा है। तो अब तो और भी रहेंगे क्योंकि अभी और संसाधन मिल गए हैं। अब सवाल, क्योंकि सर आपने एक नस्लवाद की भी बात कही थी, उसे मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तानियों से, और वहाँ की जनता भी हिंदुस्तानियों को गिनती नहीं है। ये बात जो मैंने जितनी अरे गिनती नहीं का मतलब मैं आपको बताऊं कि कई क्लब्स हैं, कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते सीधे अंदर एंट्री नहीं दी आपको, क्योंकि आप यहूदी नहीं हैं, समझे? तो या तो आपको लात मारेंगे या थूकेंगे सीधा, ऐसा होता है। तो आप ये मत समझिए, ये यहाँ पर भक्तों को लगता है कि वहाँ जाने के बाद बड़ा स्वागत करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप जिसलिए इस्लामोफोबिक है क्योंकि वो गौमांस खाते हैं, तो यहूदी भी गौमांस खाते हैं। और खतना तो यानी सरकमसीजन इनका होता है तो उनका भी होता है। तो देखिए, यहूदी, क्रिश्चियंस और इस्लाम, ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। और तीनों ऐसा समझिए कि एक सौतेले भाई है, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप बिना वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स हो रहे हैं। हाँ, तो ये लोगों को समझेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हमें एक कॉलोनी में, देखिए हम लोग जब गुलाम थे ब्रिटिशों के, तब हम ब्रिटेन में जाते थे तो हर जगह हमको स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हम हर क्लब में रिस्पेक्टेबल नहीं होते थे। इतना ही क्या कि मुंबई में कई रेस्टोरेंट, होटल्स थे, वाटसन होटल थे, जहाँ पर यूरोपियंस और ब्रिटिश छोड़ के हम लोगों को, जो ब्राउन लोग हैं, उनको एंट्री नहीं थी। हाँ। वैसे ही इजराइल में आपको एंट्री नहीं है कई जगह पे। और ये बात समझने नहीं देते हैं, मोदी रिजिम आप तक पहुंचने नहीं देती। सच्चाई ये है, इस पे पर्दा डाल के आप न्यू कॉलोनीज को, हम कॉलोनी के निशान मिटा रहे करके, लुटियंस बेचारे, वो आर्किटेक्ट थे, वो कलाकार थे, उनका मूर्ति हटा दी, नाम बदल रहे। नहीं, आपने न्यू कॉलोनिज्म लाया है, इसलिए आप हमको स्मोक स्क्रीन कर रहे हैं। तो ये स्मोक स्क्रीन जो डाला है, वो पर्दे पे आपने, नज़र पे आपने पर्दा डालने की कोशिश करे भारत के लोगों के, वो हटाकर भारत के लोगों को देखना चाहिए। तीसरा नेत्र भारत के लोगों को खोलना चाहिए। ये मुलाकात इस चीज़ का आपको इशारा देती है कि भारत की जनता को तीसरा नेत्र खोलने का वक्त आ गया है।
हम तत्वों की बात करते हैं, हम सिद्धांतों की बात करते हैं। चलिए हम ये मान लेते हैं सर कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने मेहनत की थी उस पर आपने पानी फेर दिया पिछले 12 सालों में। लेकिन आरएसएस के लिए भी ये कितनी आयरनी की बात है कि आप 1925 में हिटलर की वाहवाही कर रहे थे और हिटलर तभी यहूदियों के ही खिलाफ था, और अब आप नेतन्याहू की वाहवाही कर रहे हैं। यानी आपने भी एक पूरा सर्कल घूम गए हैं। आप किसके साथ हैं आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। जिसके नाम पर आपने अपने संगठन की शुरुआत की, जिसे आप अपने आदर्श मानते थे, अब आप यहूदियों को यानी नेतन्याहू को अपना आदर्श मानते हैं। यानी क्या आपकी कोई विचारधारा है या जो सत्ता में है उसके साथ आप? नहीं, गुलाम की कोई विचारधारा नहीं होती। आरएसएस कल्ट जो है वो बेसिकली एक गुलामों का कल्ट है। वहाँ सोचने पे पाबंदी है, अलग तरीके से सृजन को पाबंदी है। वो नाश कर सकते, सृजन नहीं। इसलिए कविता नहीं आपकी पसंद की जाएगी, फिल्म नहीं बनाएंगे, प्रोपागंडा नहीं होगा तो नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसे लोगों का जो संगठन होता है वो गुलामों का होता है, और वो ज़्यादातर बलवान जो होता है उसके तलवे चाटता है, उसको सॉरी बोलता है, उसके पैरों पर गिरता है। तब हिटलर बलवान था तो हिटलर की वो चड्डी पहन के आए। अब हिटलर नहीं रहा, वो हार गया, तो अब यहूदियों की बारी आई तो यहूदियों के कल यहूदी के और कोई आएगा। तो इससे क्या है कि आपके ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं कर सकता। गुड टाइम्स और गुड वेदर और बैड, ऑल वेदर का फ्रेंड है। हर मौसम में जिन्होंने साथ दिया है वो दोस्त अब आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मोदी जी की ये जो शामिलियन टाइप्स राजनीति है और खुद के आत्ममुग्धता से की हुई राजनीति है, उसकी वजह से देश का पूरी तरह से जो पुण्य था कमाया हुआ इतने सालों में, 70 सालों में, वो नष्ट कर दिया उन्होंने। पूंजी तो नष्ट कर दी, पैसे नष्ट कर दिए, आरबीआई से धनराशि नष्ट कर दी। फिर लोगों के पास नोटबंदी क्या था, रॉथशाइल्ड और ये कैशलेस इकोनॉमी की जो फायदे किसको है? यहूदियों की एक लॉबी को है, ज़ायोनिस्ट को है, क्योंकि कैशलेस से उनके क्रेडिट कार्ड बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड सिस्टम ही उनके हाथ में है। देखो तो ये कैशलेस नोटबंदी का फरमान फतवा वहां से आया था। और आपको अब पता चलता है एप्स्टीन फाइल में 2014 से जब सत्ता में आए 8 दिन में उनकी हरदीप पुरी से कम्युनिकेशन शुरू होता है। तो कैशलेस करने के लिए देश को ये सारा खेल खेला गया था। इसलिए आपको ओम बिरला साहब सभापति, नोटबंदी 9 साल पहले हुई थी, अब बात मत करो कहते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू 70 साल पहले हुए, उन पे बात कर सकते हैं। वंदे मातरम 100 साल पहले हुआ, उस पर पूरा सदन चल सकता है। क्योंकि नोटबंदी में क्यों बात नहीं करनी है? क्योंकि वो मालिक का इशारा था, और उस पर हम, और वो जो बोला गया है कि इजराइल में जो भी किया मोदी जी के बारे में, डांस्ड फॉर यूएस इन इजराइल, तो वो नोटबंदी भी वो डांस का ही हिस्सा है। हाँ, लेकिन आप ये मानते हैं कि बीजेपी इसलिए भी इसे दिखाती है क्योंकि वोट में उन्हें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक कॉमन एनिमी यानी जो हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं वो ये देखकर खुश होते हैं कि वहाँ पर भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, यहाँ पर भी मारा जा रहा है। वो कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो अपनी एक धर्म के आधार पर देश चाहते हैं, यहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं। तो ये एक तरीका है अपने लोगों को बताने का कि हमारा दुनिया में नाम हो रहा है, दुनिया के बड़े ताकतवर लोग हमारे साथ हैं, और अपने वोटर को इंटैक्ट करने की भी ये कोशिश है। और इसलिए भी यहाँ के लोग, इन्हें ना इकोनॉमी की जिन्हें समझ ना हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ ना हो, पॉलिटिक्स की समझ ना हो, पीछे पर्दे के पीछे क्या जा रहा है कुछ नहीं पता रहो, बस वही जो हम कहते हैं अब्दुल को टाइट कर रहे हैं इसलिए खुश हैं, और अब्दुल को दूसरा जो टाइट कर रहा है उसके साथ मिल रहे हैं, इसलिए भी हमारे जनता में जो मोदी जी के वोटर्स हैं वो इसलिए खुश हैं। आपको लगता है? नहीं, इनका वोटर से कोई संबंध नहीं है। हिंदू ज़्यादातर सहिष्णु आज भी है, और ये जो इस्लामोफोबिया है वो इम्पोर्टेड है और सिंथेटिक भी है। इसलिए इन्होंने दंगे फैलाने की इतनी कोशिश करने के बाद भी दंगे नहीं फैल रहे हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं जो उत्तराखंड से लेके छत्तीसगढ़ लेके महाराष्ट्र तक कुछ लोग उकसाने की कोशिश में इनके कामयाब हो गए हैं उकसाने में, लेकिन ज़्यादातर अमन और शांति इस देश में है। और हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियंस में भाईचारा है। जो क्रिश्चियंस के चर्चेस गिराए जा रहे हैं इजराइल द्वारा गाज़ा में, और इस्लाम लोगों को या देशों को जो किया जा रहा है, वो हिंदुस्तान में रिप्लिका करने की कोशिश नाकामयाब रही है ज़्यादातर। यानी बहुसंख्य हिंदू भी है, वो इसके साथ नहीं है, बहुसंख्य वोटर भी नहीं है। वोटर के लिए ये नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनको वोट की ज़रूरत नहीं है, मशीन काफ़ी है।
और चुनाव आयोग काफ़ी है। चुनाव आयोग और मशीन के सहायता से वो चुन के आते हैं, उनको वोटर के वोट से नहीं आते। नहीं तो आप इस तरह से जल जंगल और ज़मीन में घुस नहीं जाते वोटर। अब देखो शक्तिपीठ का काम चल रहा है, उधर जिस तरह से बर्बरता से कोई लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों के वोट भी तो इम्पोर्टेंट है। इनको लोगों के वोट की पड़ी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव मशीन इन्होंने पूरी तरह से कब्जे में कर ली है। चुनाव मशीन तो जहाँ से की जाती है वहाँ खुद प्रधानमंत्री गए हैं। तो बात यह है कि इस्लामोफोबिया और ये जो भी मॉडल है वो इम्पोर्टेड है, वहीं से आ रहा है। आपको जो देखिए सेम है ना मॉडल कि आप बुलडोज करके गिरा रहे, ऐसा कब हुआ था हिंदुस्तान में बिना जुडिशरी के ऑर्डर के किसी आप। ये सब गाजा में जो इजराइल करता है वो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तानी में बीजेपी करना चाहते हैं, बीजेपी शासित प्रदेश करना चाहते हैं और सेकंड सिटीजन बनना चाहते हैं सर SIR के माध्यम से चुनाव आयोग मुसलमानों को। ये सारा मॉडल इजराइल से इंपोर्ट किया हुआ है और ये करके वो रॉथचाइल्ड एप्स्टीन के एक्सटेंडेड जो जब अब लोग हैं वो और नेतन्याहू को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बल पर इनकी कुर्सी बची हुई है और भारत इसकी वजह से गुलाम हो रहा है। और भारतीय लोग जो हैं ज़्यादातर हिंदू हैं, वो अमन पसंद हैं, उनको तरक्की चाहिए, वो अब होने वाली नहीं है। यह शासन जब तक नहीं जाता तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। इजराइल के साथ जाकर आपको कोई भी देश बड़ा बलवान और पावरफुल नहीं हो सकता। देखो आप अमेरिका को इजराइल के साथ रह के, इजराइल की पॉलिसीज़ के साथ रह के अमेरिका के लोगों का नुकसान ही हो रहा है, उनका फ़ायदा नहीं हुआ है। उनकी ऐसी मजबूरी है। एक ही देश है दुनिया में जो इजराइल के साथ गुड एंड बैड टाइम्स में खड़ा रहा, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस में भी। तो अमेरिका का भला कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनकी इकोनॉमी को डैमेज हुआ है। तो ये बात स्पष्ट है कि इजराइल के साथ जाके भारत जैसे देश को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भारत एक तरफ से अमेरिकन जो न्यू कॉलोनाइज करना की जो परराष्ट्र मंत्री विदेश मंत्री उनके बात कर रहे हैं मार्को रूबियो, वो एक तरफ से झेल रहा है, टैरिफ झेल रहा है, दूसरी तरफ से इजराइल की गुलामी और चाइना का वहाँ से आक्रमण, और मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। देश की जनता की किसी को पड़ी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर और कोई न्याय नैतिकता कुछ बची नहीं है। ऐसे एक एनार्किस्ट फेज में हम जा रहे हैं और ऐसे एनार्की के पूर्व संध्या पर हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गले मिल रहे हैं और जिसमें विपक्ष है ही नहीं, ऐसे इजराइल के संसद में वो अपना स्पीच देंगे। और चूंकि विपक्ष नहीं है इसलिए नेतन्याहू एक अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सीट भरी जाए। सीट भरने के लिए वो पूर्व सांसद या पूर्व जो लॉ मेकर्स है जो हारे हुए हैं उनको लाकर बिठाएंगे। तो यह सारा फर्जी मामला है। जो प्लास्टिक का मामला है वो प्लास्टिक जाके प्लास्टिक के मिलेगा, यानी नदी मिले सागर में, वैसे प्लास्टिक मिले प्लास्टिक में। तो मोदी मिले नेतन्याहू, तो ऐसे हैं। तो इसको इस तरह से ही देखना चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में भारत के भविष्य की चिंता करें, ऐसी स्थिति है। लेकिन जब आप कहते हैं कि भारत के भविष्य की चिंता करें, तो एक तरफ आप पर सर्विलेंस हो रहा है, दूसरी तरफ मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप वोट करें या नहीं करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। विपक्ष आवाज़ उठाए तो इन्होंने मीडिया को मैनेज कर लिया है। लोग तकलीफ़ में हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो भविष्य क्या ही है और इस भविष्य कैसे बनाया जाएगा अगर इसी तरह से चलता रहेगा? मैकेनिज़्म भी आपका, वोट भी आपका, सरकार भी आपका, मशीन भी आपका, जुडिशरी भी आपका, मीडिया भी आपका, तो जनता का क्या? जनता एकजुट होकर इसके खिलाफ अगर लड़ेगी नहीं तो एक लाइन में इसका भविष्य इस रात की सुबह नहीं। लेकिन नहीं है, आपको लगता है सुबह? नहीं, जनता लड़ती है तो सुबह है, जनता लड़ती नहीं है तो सुबह नहीं है। फिलहाल आपको लग रहा है, क्योंकि लोग तो मुद्दे उठाते हैं, कई लोग अभी किसान मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी। संग्राम पाटिल जो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो सिर्फ फेसबुक पोस्ट के लिए अभी भी भारत में अटक गए हैं। हाँ। वो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसे शार्जिल इमाम और उमर खलीद आज भी जेल में है, रुपेश कुमार जेल में है, उनके लिए हम कुछ नहीं पा रहे। सोनम वांगचुक खैर वो तो 370 को सपोर्ट किए थे, उनको बाद में पता चला कि ये बात ऐसी नहीं है, तो लद्दाख के लिए वो भी जेल में है, उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि लोग जो बात कर रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। और वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है? नहीं है, वो वास्तविक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के
जो लड़कों ने AI के इसमें प्रदर्शन किया था, वो एक रिप्रेजेंटेटिव था। उनकी माँ ने बोला उसके एक उसमें कि मेरा बेटा ने सही किया, देश जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें बेटा कितने भी दिन जेल में रहे, ये सही रहा। तो आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने जेल में जाकर ही की। जेल से कांग्रेस कभी डरी नहीं। तो कांग्रेस को आगे होना चाहिए और पूरे देश को साथ ले जाना चाहिए। अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि देश को साथ ले जा रहे हैं। तो देश को जिस दिन साथ ले जाएंगे, कांग्रेस और बाकी विपक्ष आंदोलन करेंगे और इजराइल का विपक्ष भी आवाज़ उठाएगा नेतन्याहू के खिलाफ और उसके इंटरनेशनल क्राइम्स जो हो रहे हैं उसके खिलाफ, तब जाकर ये एक जनता जनता से मिलेगी, प्लास्टिक से नहीं। और जनता जनता से जब मिलती है तो कितना भी बड़ा तानाशाह हो वो धराशायी हो जाता है, उसकी सत्ता छीन ली जाती है। तो हो जाएगा अगर ये होता है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतनी ही बात सीमित रखते हैं कि आज मोदी जी इजराइल 2 दिन के दौरे पे गए हैं, तो इस रात की सुबह नहीं। मेरा आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि जब तक लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक कई सारी तस्वीरें आ जाएंगी, प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, खी हंस रहे हैं, कई जगहों पर साथ में घूम रहे हैं, और इस 2 दिन से क्या हम अचीव करेंगे इस पर भी हम बात कर चुके हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन जब दुनिया इस 2 दिन को याद करेगी तो इतिहास में हमेशा के लिए ये तो दर्ज हो जाएगा कि जिस देश से गांधी आते थे उस देश से आने वाले नरेंद्र मोदी, उसी गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी ने उस समय उस आदमी से हाथ मिलाया जब पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। और कहीं ना कहीं भारत का नाम एक शख्स के वजह से या एक पार्टी की वजह से आगे वाले इतिहास में तो कम से कम दर्ज हो जाएगा कि जब लोग जो जिस तरह से छोटे छोटे हज़ारों बच्चों को मारा गया है उसके न्याय के लिए बात कर रहे थे, तो एक देश भारत था जिसके नेता आकर उस आदमी से हाथ मिला रहे थे जिन्होंने इन लोगों को मारा। इस हत्या में हमारा भी नाम शामिल होगा। आगे के इतिहास में कम से कम एक शख्स की वजह से ही क्यों ना हो, हमारा नाम आगे जाकर इसमें जुड़ा तो जाएगा। ये बात तो आप मानते हैं? नहीं, उनके साथ सिर्फ हमारा ही नाम जुड़ जाएगा। बाकी कौन है उनके साथ? अफ्रीका ने केस किया है, अफ्रीकन कंट्रीज छोटी छोटी देश भी लड़ रहे हैं, यूरोप के कई लड़ रहे हैं, यूरोप के सारे देश, जर्मनी छोड़ के। जर्मनी के ऊपर वो बोझ है एंटीसेमिटिज्म का, हिटलर के टाइम का, इसलिए जर्मनी नहीं। लेकिन बाकी फ्रांस, स्पेन, इटली, हर देश, इवन US, UK एक हद तक, US में जनता इतने प्रदर्शन कर रही है। तो आप समझिए गाजा में जो हुआ है, नरसंहार हुआ है, वो नरसंहार दुनिया के इतिहास में सबसे बर्बर और सबसे आधुनिक इतिहास में सबसे जालिम व्यक्ति ने किया हुआ है और नेतन्याहू हैं वो। उनको मिलने जाना भारत के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री का एक तो काम नहीं, और जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। वो 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और आज 2 मिल रहे हैं। तो ये 2 की जो राजनीति है उसे भारत की एक 1.5 बिलियन जो जनता है उसे तोड़ना है। 2 का नहीं चलेगा, 1.5 बिलियन का चलेगा। ये बात जब तक नहीं होती तब तक भारत का भविष्य अधर में है। बिल्कुल, और इजराइल का भी, दोनों देशों का। हाँ दर्शकों, जैसे कि आपने आज सुना, हमारी कोशिश ये थी कि ये जो 2 दिन की यात्रा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसे लेकर गोदी मीडिया बताएगा कि कैसे 2 ताकतवर देश मिल रहे हैं, सच्चाई ये है कि इससे क्या वाकई भारत को या इजराइल किसी को भी फ़ायदा होगा? क्या इससे हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा? और तो और क्या इससे आपकी जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसे और भी ख़त्म किया जाएगा? क्या आपकी लोकतांत्रिक ताकत, आपकी आवाज़ को और दबाया जाएगा? और शायद हो सकता है इससे कुछ इस्लामोफोबिक जो लोग हैं वो खुश हो, लेकिन क्या इससे आगे जाकर इस मुलाकात से हमें कुछ मिलेगा या हम दुनिया भर में और भी खोएंगे? ये कई सवाल थे जिस पर आज हमने राजू परुलेकर सर से इन तमाम सवालों पर गंभीर रूप से पूछा कि इसे आप किस तरह से देखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उससे तो यही समझ में आया है अब तक कि इस मुलाकात से भारत को फ़ायदा नहीं बल्कि भारत के भविष्य को नुकसान है। और तो और इतिहास में एक शख्स की वजह से हमारा भी नाम इजराइल के नेतन्याहू के साथ जुड़ जाएगा कि जब गाज़ा में लोग मर रहे थे और उसके खिलाफ दुनिया भर के लोग लड़ रहे थे, भारत का जो नेता था वो उस आदमी के साथ ही मिल रहा था और उससे गले लगा रहा था जो इन लोगों की मौत के जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है। मीडिया, गोदी मीडिया शायद इस पर बातचीत ना करे, लेकिन हमें लगा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है
जब एप्स्टीन फाइल में आपके नेताओं के नाम आ जाते हैं, आप किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है इसे लेकर दुनिया भर में बातचीत होती है, आप किस तरह से सर्वेलेंस बढ़ा रहे हैं एक डेमोक्रेटिक देश में, जब ऐसे बातें सामने आने के बावजूद आप अगर निडर होकर नेतन्याहू से मिलते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लोकतंत्र से या वोटिंग से नहीं है, ये बुजदिली है। ये बुजदिली है, क्योंकि आप लोगों के वोट पर नहीं आ रहे हैं, आपको मशीनरी के जरिए लाया जा रहा है। और आज इस वीडियो के जरिए इन्हीं तमाम बातों पर हमने बातचीत करने के लिए और इन मुद्दों को आपके सामने लाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की और लोगों को भी बताया कि किस तरह से इस 2 दिन की मीटिंग को देखा जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि टीवी में दिन भर आपके सामने कई सारी तस्वीरें आई होंगी, लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 दिन की असलियत क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, उन्हें भी ये सच्चाई बताएं। और अब भी अगर आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। राजू परुलेकर सर को लेकर आप लगातार कहते हैं कि राजू सर को लेकर आइए, तो ऐसे मुद्दों पर हम चाहते हैं कि जब कई लोग बात करने से डरते हैं, उस पर किस तरह से निडरता के साथ बात रखी जाए, वही आज करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने बातचीत की है। दर्शकों फिलहाल हम दोनों की तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।